नमस्कार। कंसेप्ट आरएनए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाम उसका सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ऑन्कोलॉजी। इस टॉपिक को हम डील करेंगे और उससे डील करने से पहले कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट के अंदर इंडिया के अंदर ये कैंसर एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। कैंसर इंडिया के अंदर इतना रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, इतना रैपिड अपने पांव पसार रहा है कि इसके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से भी बात करें तो एग्जाम में भी हर एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन इस कैंसर विज्ञान से या ऑन्कोलॉजी से आते हैं। और अगर हम रूटीन लाइफ में या दैनिक लाइफ में भी बात करें तो उसमें भी हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी जरूरी है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैंसर एग्जैक्टली है क्या, किस प्रकार से कैंसर या ऑन्कोजेनेसिस होता है, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट मॉड्यूल होते हैं, किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं, कौन सी कंडीशन में अगर डायग्नोस हो जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है, और कैंसर कब ठीक करना या उसको जड़ से खत्म करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें ऑन्कोलॉजी के बारे में, ऑन्कोलॉजी के बारे में सबसे पहले इस ऑन्कोलॉजी वर्ड की अगर अपन बात करें तो ये ऑन्कोलॉजी वर्ड जो है ये ग्रीक से डिराइव्ड हुआ है। किससे डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक से। और इसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं, ग्रीक में इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है ऑनकोज और उसके साथ जुड़ा हुआ है लोगस। यानी कि सबसे पहला पॉइंट, पहली सूचना हम कह सकते हैं ऑन्कोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक से डिराइव्ड हुआ है, जो कि 2 वर्ड के आपस में मिलने से बना है। एक वर्ड है ऑनकोज और दूसरा वर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है लोगस। अगर हम बात करें इस ऑनकोज वर्ड का क्या मीनिंग होता है तो इसका मीनिंग होता है ट्यूमर। ऑनकोज वर्ड का मीनिंग क्या है तो हम आंसर देंगे कि इसका मीनिंग है ट्यूमर। और लोगस वर्ड का मीनिंग आपको पहले ही पता है, इसका मीनिंग होता है स्टडी। यानी कि हम कह सकते हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ट्यूमर स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे दोस्तों? तो हम आंसर देंगे कि ऑन्कोलॉजी, जिसके अंदर ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। वर्ड ऑन्कोज जिसका मीनिंग होता है ट्यूमर और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। यानी कि हम ट्यूमर स्टडी को ही क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और अगर ऑन्कोलॉजी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे ऑन्कोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यह मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। विच डील विद द, it is a branch of medical science which deals with the study of tumor। सिंपल है यहां तक। अभी तक हमने इतनी ही बात की है कि ऑन्कोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसके अंदर 2 वर्ड है। एक पहला वर्ड है ऑन्कोज जिसका बेसिक मीनिंग होता है ट्यूमर और लोगस मीन्स स्टडी। यानी कि मेडिकल साइंस की जिस ब्रांच के अंदर ट्यूमर की स्टडी करते हैं उसी को हम ऑन्कोलॉजी या उसी को हम कैंसर विज्ञान कहते हैं। इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यह मेडिकल साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म, स्टडी ऑफ ट्यूमर और स्टडी ऑफ न्यू ग्रोथ। यहां तक क्लियर है। अगर हम बात करें फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के पिताजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो वर्क किया था वो एक अमेरिकन फिजिशियन ने किया था। और उस अमेरिकन फिजिशियन का जो नाम था वो था बीजे कैनेडी। उसका नाम था बीजे कैनेडी। इस अमेरिकन फिजिशियन ने, जिसका नाम था बीजे कैनेडी, दोस्तों क्या नाम था? तो आंसर देंगे बीजे कैनेडी। इस बीजे कैनेडी ने कैंसर विज्ञान के अंदर या इस ऑन्कोलॉजी के ऊपर खूब सारा वर्क किया, इसीलिए इसको कहा गया फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। और जब भी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी कौन है तो हम आंसर देंगे कि बीजे कैनेडी जो है वो फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी है। तो अभी तक अपन ने 2 सूचनाएं एकत्रित की है। पहला कि ऑन्कोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसमें ऑन्कोज वर्ड का मीनिंग होता है ट्यूमर, लोगस मीन्स स्टडी। यानी सिंपल मीनिंग है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंदर ट्यूमर की स्टडी की जाती है वो ऑन्कोलॉजी कहलाती है।
दूसरा अपन ने बात की कि इस ऑन्कोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क किया था एक अमेरिकन फिजिशियन था जिसका नाम था बीजे कैनेडी, और उसी को नाम दिया गया फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी का जब भी आपसे पूछा जाए तो आंसर देंगे बीजे कैनेडी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, और वर्ल्ड कैंसर डे का आपके सामने लिखा हुआ है एवरी ईयर, हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर जाना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे एवरी ईयर ऑन 4th ऑफ फेब, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? देखिए उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, देखिए नियोप्लेजिया। अगर हम बात करें ये नियोप्लेजिया क्या है, तो ऑन्कोलॉजी को ही नियोप्लेजिया कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी को ही क्या कहा जाता है? नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया और ऑन्कोलॉजी दोनों एक ही चीज है। अगर हम बात करें नियोप्लेजिया तो हम कह सकते हैं नियोप्लेजिया का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म, स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म और नियोप्लाज्म मींस ट्यूमर, न्यू ग्रोथ। न्यू ग्रोथ या ट्यूमर की स्टडी जो करते हैं उसी को हम नियोप्लेजिया कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऑन्कोलॉजी और नियोप्लेजिया दोनों सिमिलर या सेम चीज है। ऑन्कोलॉजी के अंदर भी हम क्या करते हैं? ट्यूमर स्टडी, या फिर अपन इसको नाम दें नियोप्लेजिया, तो नियोप्लेजिया में हमने लिखा है स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म की स्टडी करना नियोप्लेजिया कहलाता है। अब बात आती है नियोप्लाज्म क्या है। यहां पर लिखा हुआ है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का क्या मीनिंग होता है? तो नियोप्लाज्म या ट्यूमर दोनों एक ही चीज है। या फिर देखिए नियोप्लाज्म 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड आ रहा है इसमें नियो और एक वर्ड आ रहा है इसमें प्लाज्म। एक वर्ड आ रहा है नियो और एक वर्ड आ रहा है प्लाज्म। अगर हम बात करें इस नियो वर्ड का मीनिंग है न्यू, नियो मीन्स न्यू, नई, और प्लाज्म वर्ड का मीनिंग होता है ग्रोथ। नियो प्लाज्म, नियो मीन्स न्यू, प्लाज्म मीन्स ग्रोथ, यानी कि न्यू ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी अचानक से कुछ नई ग्रोथ होने लग जाए, अचानक से कहीं पर ट्यूमर डेवलप होने लग जाए, उसी को हम कहते हैं नियोप्लाज्म, न्यू ग्रोथ, या उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, या नियोप्लाज्म की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम नियोप्लेजिया कहते हैं। तो हम कह सकते हैं नियोप्लेजिया और ऑन्कोलॉजी दोनों एक ही चीज है। इनके अंदर बेसिकली स्टडी किसकी की जाती है? न्यू ग्रोथ की, नियोप्लाज्म की, या ट्यूमर की स्टडी की जाती है। तो कुछ सूचनाएं यहां तक अपन ने एकत्रित की है। सबसे पहले अपन ने बात की है ऑन्कोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसके अंदर पहला वर्ड था ऑन्कोज, जिसका मीनिंग ट्यूमर, और लोगस मींस स्टडी। मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर ट्यूमर की, नियोप्लाज्म की या न्यू ग्रोथ की स्टडी की जाती है वो ब्रांच ऑन्कोलॉजी या कैंसर विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि इस कैंसर के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करने वाला पर्सन एक अमेरिकन फिजिशियन था जिसका नाम था बीजे कैनेडी, और उसी को नाम दिया गया था फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि 4th ऑफ फेब को एवरी ईयर वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देन अपन ने बात की थी कि नियोप्लेजिया और ऑन्कोलॉजी दोनों एक ही चीज है। नियोप्लेजिया का बेसिक मीनिंग होता है स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। मेडिकल साइंस की जिस ब्रांच में नियोप्लाज्म की स्टडी की जाती है उसी को हम नियोप्लेजिया कहते हैं। अब नियोप्लाज्म क्या है? नियो मीन्स न्यू और प्लाज्म मीन्स ग्रोथ। न्यू ग्रोथ, ट्यूमर और नियोप्लाज्म तीनों एक ही चीज है। हमारी बॉडी में अचानक से कुछ नई ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो उसको हम नियोप्लेजिया, नियोप्लाज्म, या उसको हम न्यू ग्रोथ, या उसको हम ट्यूमर नाम देते हैं। अब बात आती है नियोप्लाज्म ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है नियोप्लाज्म ट्यूमर, या इसी को हम नाम दे सकते हैं न्यू ग्रोथ। इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं? इसी को हम नाम दे सकते हैं न्यू ग्रोथ। नियोप्लाज्म, ट्यूमर और न्यू ग्रोथ।
यहां पर देखिए इस डायग्राम में, यहां पे आपको ये लीजन्स दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ अबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई दे रही है। बेसिकली ये जो डायग्राम है ये बकल म्यूकोसा के कैंसर का है, बकल म्यूकोसा उसके कैंसर का या उसके ट्यूमर का है। ओरल म्यूकोसा या बकल म्यूकोसा के कैंसर या उसके ट्यूमर का है। यहां हम बात कर रहे हैं नियोप्लाज्म ट्यूमर या न्यू ग्रोथ क्या है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे ट्यूमर इज ए abnormal मास ऑफ टिश्यू। अगर हम ट्यूमर, नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ को डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहला लाइन लिखा है ट्यूमर इज ए abnormal मास ऑफ टिश्यू। यहां पर ये जो टिश्यू का abnormal ग्रोथ हो रही है, क्या ये नॉर्मल है? क्या ये आसपास के टिश्यू की जो ग्रोथ हो रही है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? तो पहली चीज तो क्या है कि ट्यूमर जो है वो टिश्यू का abnormal मास है। abnormally उसकी ग्रोथ होना, abnormally उसका अचानक से बढ़ना शुरू हो जाना, उसको अपन ने लिखा है ट्यूमर इज ए abnormal मास ऑफ टिश्यू। सेकंड लिखेंगे अपन द ग्रोथ, जो वृद्धि हो रही है, विच एक्सीड एंड अनकोऑर्डिनेटेड विथ दैट नॉर्मल टिश्यू। हम यहां पर ट्यूमर को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट अपन ने लिखा है कि ट्यूमर जो है वो टिश्यू का अबनॉर्मल मास है। दूसरा हमने लिखा है द ग्रोथ, जो यहां पर अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, विच एक्सीड एंड अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट नॉर्मल टिश्यू। आप देखिए यहां पर ये जो ग्रोथ हो रही है, क्या ये आसपास के पूरी बकल म्यूकोसा में हो रही है? नहीं हो रही है, वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो रही है। और जिस पार्ट में ये अबनॉर्मल मास डेवलप हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, क्या वो आसपास के टिश्यू में जो ग्रोथ हो रही है उसके साथ मैच कर रही है या उससे एक्सीड है, उससे तेज वृद्धि कर रही है? तो हम कहेंगे ये एक्सीड ग्रोथ है। दूसरा अनकोऑर्डिनेटेड, यहां पर ये लीजन्स देखेंगे तो आपके आसपास के टिश्यू के साथ क्या ये मैच कर रहा है, क्या उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। और आपने रूटीन लाइफ में बकल म्यूकोसा के, ओरल कैंसर के बहुत सारे, ये तो सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ट्यूमर का, जहां पे भी आप ट्यूमर देखेंगे आप देखेंगे कि उसमें जो ग्रोथ हो रही है, एक तो वो अबनॉर्मल होगी, एक वो आसपास के टिश्यू के साथ किसी भी प्रकार से कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, और वो दूसरे टिश्यू की जो ग्रोथ होती है उससे एक्सीड होती है, नहीं उसकी रेट जो होती है ग्रोथ की वो फास्ट होती है। उसके बाद में दो पॉइंट लिखे हैं अपन ने। पहला लिखा है ट्यूमर इज ए abnormal मास ऑफ टिश्यू एंड द ग्रोथ विच एक्सीड एंड अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट नॉर्मल टिश्यू, एंड the growth persist even after the removal of tissue, removal of stimuli, सॉरी। इस लाइन का आपको मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, देखिएगा एक एग्जांपल के साथ हम समझ रहे हैं। एक पर्सन है जो पिछले 20 साल से गुटखे का या तंबाकू का सेवन कर रहा है। 20 साल से उसके द्वारा जो एंगल किया जा रहा है गुटखा, पान, खैनी, तंबाकू, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, यानी वो जाकर के कार्सिनोजेनेसिस या कैंसर कोज कर सकते हैं, ट्यूमर कोज कर सकते हैं, उन केमिकल्स का वो लगातार सेवन कर रहा है। यानी तंबाकू खा रहा है तो उसके साथ वो कार्सिनोजेंस या केमिकल्स जा रहे हैं। उन्होंने जाकर के, मान लीजिए यहां पर ये जो ओरल म्यूकोसा है उसके अंदर यहां पर जो सेल्स थी, उन सेल में कुछ इस प्रकार के चेंजेस ला दिए कि इन सेल ने यहां पर प्रोलिफरेट होना, डिवाइड होना या अबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सेल अबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाएगी, इस टिश्यू की ग्रोथ होने लग जाएगी अचानक से। अब ये जो ग्रोथ हो रही है, पहली बात तो ये क्या नॉर्मल है? नहीं है, तो पहला हमने लिखा है अबनॉर्मल। दूसरा, यहां पर ये जो ग्रोथ हो रही है, क्या वो आसपास के टिश्यू में जितनी ग्रोथ हो रही है उतना ही हो रही है? नहीं, उससे तेज हो रही है, तो हम कह सकते हैं एक्सीड है। क्या ये आसपास के टिश्यू के साथ किसी भी प्रकार से ये ट्यूमर कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड है। एंड द ग्रोथ
परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। एक बार ये ग्रोथ या वृद्धि शुरू हो गई, अब मान लीजिए जैसे ही ग्रोथ होना लग गई उसने तंबाकू खाना बंद कर दिया। तंबाकू के अंदर जो कार्सिनोजेंस थे वो क्या थे? वो स्टिमुलाई थे जिन्होंने ये ग्रोथ स्टार्ट की है। लेकिन क्या अब वो अगर तंबाकू खाना बंद कर दे तो क्या ये ग्रोथ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि उस स्टिमुलाई जिसने ये ग्रोथ स्टार्ट की है, उस स्टिमुलाई को अब अगर हटा भी दिया जाए, गुटखा खाना बंद भी कर ले वो, तो भी क्या ये ग्रोथ रुक जाएगी? आंसर जाएगा ये ग्रोथ नहीं रुकेगी। इस प्रकार की होने वाली ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं, नियोप्लाज्म कहते हैं या न्यू ग्रोथ कहते हैं। सिंपल समझना है कि एक ऐसी ग्रोथ जो कि टिश्यू की अबनॉर्मल ग्रोथ हो, दूसरा वो आसपास के टिश्यू में होने वाली ग्रोथ से एक्सीड या तेज हो, तीसरा जो अबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो आसपास की ग्रोथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है, और चौथा कि जिस स्टिमुलाई की वजह से वो ग्रोथ होना शुरू हुई है, एक बार ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद में उस स्टिमुलाई को हटा भी दिया जाए, उसको बंद भी कर दी जाए, तो भी वो ग्रोथ रुकेगी नहीं। इस प्रकार की अबनॉर्मल और कंटिन्यूअसली होने वाली ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म, ट्यूमर या न्यू ग्रोथ कहते हैं। वेरी सिंपल, एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, रटना कुछ नहीं है। एक ऐसी ग्रोथ जो कि अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो, जो आसपास के टिश्यू की ग्रोथ से ज्यादा तेज गति से हो रही हो, जो आसपास के टिश्यू के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हो, और जिस स्टिमुलाई की वजह से स्टार्ट हो गई हो उसको अगर हटा भी दिया जाए तब भी वो ग्रोथ रुकने वाली नहीं हो। और आखिर कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। इस प्रकार की होने वाली ग्रोथ को ही हम ट्यूमर, नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ कहते हैं। सिंपल हमने लिखा है, ट्यूमर इज ए अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, टिश्यू का अबनॉर्मल मास है। ग्रोथ इसके अंदर एक्सिड और अनकोऑर्डिनेट होती है आसपास के नॉर्मल टिश्यू से, और इसके अंदर जो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है वो स्टिमुलाई को हटा देने के बाद में भी परसिस्ट करती है, रुकती नहीं है। इस प्रकार से नहीं रुकने वाली अबनॉर्मल एक्सिड अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में अब बात आती है कि ट्यूमर बेसिकली होते कितने टाइप के हैं। अगर हम ट्यूमर की बात करें कि ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली ट्यूमर आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक ट्यूमर होता है जिसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, एक ट्यूमर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बिनाइन ट्यूमर। और दूसरे ट्यूमर होते हैं जिनको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम बात करें इस बिनाइन ट्यूमर की और मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो यहां पर देखिएगा दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं बेसिकली। टाइप फर्स्ट जिसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, और सेकंड जिसको हमने लिखा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पहली चीज, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस बिनाइन ट्यूमर की, तो बिनाइन ट्यूमर को ही कहा जाता है इनोसेंट, मासूम, काइंड, दयालु और हार्मलेस, नुकसान नहीं देने वाले। बिनाइन ट्यूमर कहलाते हैं इनोसेंट ट्यूमर, मासूम ट्यूमर, काइंड या दयालु ट्यूमर, और हार्मलेस, नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। जबकि अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहा जाता है बैड ट्यूमर, बैड, और इन्हीं को कहा जाता है हार्मफुल ट्यूमर, नुकसान पहुंचाने वाले ट्यूमर। दो चीज क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर से ज्यादा। यानी कि जितने भी ट्यूमर होते हैं उनके अंदर मोस्टली कौन से होते हैं? बिनाइन ट्यूमर होते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर अपन बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कम होते हैं बिनाइन ट्यूमर से। यानी कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। पहला हमने लिखा है कि बिनाइन ट्यूमर को ही इनोसेंट यानी मासूम, काइंड यानी दयालु, और हार्मलेस, नुकसान नहीं पहुंचाने वाले ट्यूमर कहा जाता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को बैड यानी बुरे और हार्मफुल, नुकसानदायक ट्यूमर कहा जाता है। जितने भी टाइप के ट्यूमर होते हैं उन ट्यूमर में मोस्टली जो होते हैं वो बिनाइन टाइप के होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाने वाले ट्यूमर होते हैं, और इनसे कम होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी कि बिनाइन ट्यूमर जनरली ज्यादा होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कम होते हैं। बट अगर हम बात करें सीवियरिटी की,
तो ये लेस सीवियर है। होते ये ज्यादा है लेकिन ये कम खतरनाक होते हैं। बिनाइन ट्यूमर होते ज्यादा हैं लेकिन खतरनाक कम होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर होते जरूर कम है लेकिन जितने भी होते हैं वो खतरनाक होते हैं, तो ये मोर सीवियर होते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अपन ने सिंपल लिखा है कि ट्यूमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर जिसको इनोसेंट काइंड या हार्मलेस ग्रोथ या ट्यूमर कहा जाता है। दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको बैड या हार्मफुल ट्यूमर कहा जाता है। दोनों प्रकार के ट्यूमर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिनाइन ट्यूमर जनरली ज्यादा होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कम होते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए डेंजर की बात करें, खतरे की बात करें, तो बिनाइन ट्यूमर ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ही बेसिकली क्या कहलाते हैं? कैंसर कहलाते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डील करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेसिकली कैंसर कौन से ट्यूमर होते हैं, तो हम कहेंगे कि कैंसर बेसिकली क्या होते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है। क्लियर है? और एक चीज यहां पे और क्लियर हो जाती है, जितनी भी ग्रोथ होती है वो सारी ट्यूमर होती है। अपनी बॉडी में जितनी भी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो ट्यूमर होती है, लेकिन सारे ट्यूमर क्या होते हैं? कैंसर नहीं होते हैं। या हम कह सकते हैं जितने भी कैंसर है वो ट्यूमर जरूर होंगे। ट्यूमर होगा तभी, या मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तभी तो वो क्या कहलाएगा? कैंसर। लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। क्लियर चीज समझ में आई? हम यहां पे कहेंगे कैंसर जितने भी होते हैं वो ट्यूमर जरूर होते हैं। कैंसर जितने भी होते हैं वो क्या होंगे? ट्यूमर जरूर होंगे। लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर हो ये जरूरी नहीं है। कैंसर होगा तो वो ट्यूमर जरूर होगा, और वो ट्यूमर कौन सा होगा? मैलिग्नेंट होगा। लेकिन जितने भी ट्यूमर, जितनी भी ग्रोथ हो, वो सारे कैंसर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्यूमर तो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो उनमें से सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर होते हैं। तो सारे कैंसर ट्यूमर होते हैं, बट सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, क्योंकि ट्यूमर तो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि बिनाइन और मैलिग्नेंट में, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी, अभी हम सिर्फ इनका ओवरव्यू कर रहे हैं, सुपरफिशियली देख रहे हैं। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो ऐसे ट्यूमर होते हैं जो कि कैप्सुलेटेड हो रहे हैं। यहां पर देखिएगा ये ग्रोथ हो रही है, अंदर की ओर ये सेल है जो अबनॉर्मली डिवाइड हो रही है, और यहां पर ये ओवर ग्रोथ हो रही है, यानी कि ये बेसिकली एक ट्यूमर के रूप में डेवलप हो रही है। लेकिन इस ट्यूमर के रूप में जो ये ग्रोथ यहां पर हो रही है, इस ग्रोथ के चारों तरफ आप देखिए इस प्रकार की एक ये कोटिंग है, इसको हम कहते हैं कवरिंग, या इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इसको हम क्या कहेंगे? कैप्सूल। हम कह सकते हैं बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं। इनके चारों तरफ एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये कैप्सुलेटेड होते हैं। और अगर ये एक कैप्सूल के अंदर, एक कवरिंग के अंदर बंद रहेंगे, तो क्या ये आसपास के टिश्यू में फैल सकते हैं? हम आंसर देंगे कि ये आसपास के टिश्यू में नहीं फैल सकते हैं। तो क्या इस प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं वो आसपास के टिश्यू को प्रभावित करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं बिनाइन ट्यूमर एक ऐसे ट्यूमर होते हैं जो कि कैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सूल में बंद होते हैं, और उनके अंदर आसपास के टिश्यू में फैलने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं होती है। यानी एक ऐसे ट्यूमर जो कि कैप्सुलेटेड या कैप्सूल में बंद हो और आसपास के टिश्यू में फैलने या स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी नहीं हो, ऐसे ट्यूमर कहलाते हैं बिनाइन ट्यूमर। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो देखिएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर में यहां तक तो कवरिंग है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कवरिंग नहीं है, कैप्सूल नहीं है, और यहां पर ये जो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ बाहर की ओर फैल रही है और आसपास के टिश्यू के अंदर जाकर के क्या कर रही है? इन्वेड कर रही है, सराउंडिंग टिश्यू में फैल रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो है ये नॉन कैप्सुलेटेड है, इसके सराउंडिंग में कैप्सूल नहीं होता है, तो ये क्या है? नॉन कैप्सुलेटेड ग्रोथ है। और नॉन कैप्सुलेटेड ऐसी ग्रोथ जो कि आसपास के टिश्यू में फैलने की कैपेबिलिटी रखती हो, स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी रखती हो और आसपास के टिश्यू को प्रभावित करती हो, ऐसी खतरनाक ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ग्रोथ या मैलिग्नेंट ट्यूमर, या इन्हीं को हम कैंसर कहते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? देखिएगा, ट्यूमर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर को इनोसेंट, काइंड और हार्मलेस ट्यूमर कहा जाता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को बैड और हार्मफुल ट्यूमर कहा जाता है। जितने भी टाइप के ट्यूमर होते हैं उनमें से बिनाइन ज्यादा होते हैं, मैलिग्नेंट कम होते हैं।
लेकिन सीवियरिटी की बात करें तो बिनाइन कम खतरनाक होते हैं, मैलिग्नेंट जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर कहलाते हैं। हम कह सकते हैं सारे के सारे कैंसर ट्यूमर जरूर होते हैं, लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्यूमर तो अगर मैलिग्नेंट है तो कैंसर है, अदरवाइज बिनाइन है तो वो कैंसर नहीं है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, वो एक कैप्सूल में बंद रहते हैं और उनमें आसपास के टिश्यू में फैलने की कैपेबिलिटी, स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं और उनके अंदर आसपास के टिश्यू में फैलने की, इन्वेड होने की और एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होने की यानी कि मेटास्टेसिस की कैपेबिलिटी होती है। ऐसे खतरनाक ट्यूमर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कैंसर कहते हैं। यहां तक की सूचनाएं समझ में आ गई होगी आई थिंक। देखिएगा अभी तक अपन ने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन या सुपरफिशियल डिस्कशन किया है। सबसे पहले अपन ने बात की है यहां पर ऑन्कोलॉजी। इसमें हमने लिखा है कि ऑन्कोलॉजी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें फर्स्ट वर्ड था ऑन्कोज, जिसका मीनिंग होता है ट्यूमर, और लोगस मीन्स स्टडी। ट्यूमर स्टडी को ही हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, या चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ट्यूमर की, न्यू ग्रोथ की या नियोप्लाज्म की स्टडी की जाती है, उसी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा वर्क किया था वो एक अमेरिकन फिजिशियन ने किया था, जिसका नाम था BJ कैनेडी, और उसी को नाम दिया गया फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। उसके बाद में सेकंड अपन ने बात की थी कि वर्ल्ड कैंसर डे वो हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड अपन ने बात की थी नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया बेसिकली मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर नियोप्लाज्म की स्टडी की जाती है। नियोप्लाज्म 2 वर्ड से मिलकर के बना है, नियो मीन्स न्यू, प्लाज्म मीन्स ग्रोथ, यानी कि न्यू ग्रोथ, ट्यूमर और नियोप्लाज्म तीनों एक ही चीज है। न्यू ग्रोथ, ट्यूमर, नियोप्लाज्म तीनों एक ही चीज है। और मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें ट्यूमर, नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ की स्टडी करते हैं उसको नियोप्लेजिया या ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यानी नियोप्लेजिया और ऑन्कोलॉजी दोनों एक ही चीज है। मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें ट्यूमर, नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ की स्टडी की जाती है वो ऑन्कोलॉजी या नियोप्लेजिया कहलाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी नियोप्लाज्म और ट्यूमर, जिसमें हमने लिखा ट्यूमर, नियोप्लाज्म और न्यू ग्रोथ ए अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, टिश्यू का अबनॉर्मल मास जिसमें होने वाली ग्रोथ एक्सीड एंड अनकोऑर्डिनेट करती है आसपास के नॉर्मल टिश्यू के साथ, एंड ग्रोथ परसिस्ट करती है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। जिस वजह से ये ट्यूमर होना शुरू हुआ है उस स्टिमुलाई को हटाने के बाद में भी ये ग्रोथ रुकती नहीं है और परसिस्ट करती है। इस प्रकार की अबनॉर्मल ग्रोथ, अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, एक्सिड ग्रोथ और परसिस्ट होने वाली ग्रोथ को हम ट्यूमर, नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ कहते हैं। एक एग्जांपल याद रखना है इसमें आपको, जिससे ये बढ़िया समझ में आएगा कि एक पर्सन है जो लगातार 20 साल से तंबाकू खा रहा है और तंबाकू के अंदर कैंसर या ट्यूमर कोज करने वाले कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स ने जाकर के सेल को, अंदर बकल म्यूकोसा की सेल को बार बार इरिटेट किया, इस प्रकार के उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कर दिया कि वो सेल अबनॉर्मली डिवाइड होने लग गई, और अबनॉर्मली डिवाइड होने पर टिश्यू का अबनॉर्मल मास डेवलप हो गया, और जहां पर ये ग्रोथ हुई है वो आसपास के टिश्यू की ग्रोथ से ज्यादा होने लग गई, आसपास के टिश्यू के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, अनकोऑर्डिनेटेड है, अनकंट्रोल्ड है, अबनॉर्मल है। और अब अगर वो व्यक्ति तंबाकू खाना छोड़ भी दें तो क्या वो ग्रोथ रुक जाएगी? क्या नहीं रुकेगी। और कब तक नहीं रुकेगी? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। इस प्रकार की ग्रोथ को हम नियोप्लाज्म, ट्यूमर या न्यू ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की है कि जो ट्यूमर है वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। बिनाइन ट्यूमर के अंदर अपन ने बात की थी कि इनको हम काइंड, इनोसेंट या कम खतरनाक या हार्मलेस ट्यूमर कहते हैं, जबकि इनको हम बैड और हार्मफुल ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कम होते हैं। बट सीवियरिटी की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर कम खतरनाक होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, एक कैप्सूल में बंद ग्रोथ होती है जो आसपास के टिश्यू में फैलने की, स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है।
जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, वो आसपास के टिश्यू में और एक जगह से दूसरी जगह फैलने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इसीलिए ये आसपास के टिश्यू को प्रभावित करते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए इनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, या इसी को हम कहते हैं कैंसर। दूसरी चीज याद रखनी है कि जितने भी कैंसर होते हैं वो ट्यूमर जरूर होते हैं, लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर हो ये जरूरी नहीं है। ट्यूमर तो बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों होंगे। अगर वो मैलिग्नेंट है तो वो कैंसर है, बिनाइन है तो वो कैंसर नहीं कहलाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिएगा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड आ रहा है कैंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर। और अभी अभी अपन ने बात की है कि किस प्रकार के ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं, तो अपन ने बात की थी मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं, इसीलिए अपन ने लिखा है कैंसर या मैलिग्नेंसी। अगर हम बात करें ये कैंसर वर्ड कहां से आया, तो हम कहते हैं कि ये जो कैंसर वर्ड, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। द वर्ड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। द वर्ड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। और कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, तो आंसर जाएगा क्रैब। द वर्ड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। और कौन सा ग्रीक वर्ड, तो आंसर जाएगा क्रैब। और क्रैब का मीनिंग होता है केकड़ा। मैंने यहां पर एक डायग्राम भी डाला है, देख लीजिए, ये केकड़ा है। और आप देखेंगे केकड़े के चारों तरफ पैर ही पैर है, पैर ही पैर है चारों तरफ। द वर्ड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड क्रैब। और क्रैब का मीनिंग होता है केकड़ा, केकड़े को क्रैब कहा जाता है। और ये इस क्रैब वर्ड से क्यों डिराइव्ड किया है, तो सुनिएगा। केकड़े के बहुत सारे पैर होते हैं और बहुत सारे पैर होने की वजह से केकड़ा एक ही जगह मान लीजिए खड़ा है, तो ये यहां से दाएं बाएं आगे पीछे, यानी इसके चारों तरफ पैर है, तो ये एक ही जगह से जिस तरफ चाहे, दाएं बाएं आगे पीछे, जिधर को इसकी मर्जी हो उस तरफ ये मूव कर सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे। सेम इसी प्रकार से कैंसर क्या होता है, वो भी ऑल डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड करता है। जिस प्रकार से केकड़ा एक ही जगह से चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकता है, सेम उसी प्रकार से कैंसर भी क्या होता है, जब कैंसर डेवलप होता है, ये मान लीजिए मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है, डेवलप हुआ है, और अब ये यहां से जहां पर ये चाहे दाएं बाएं आगे पीछे जिस तरफ ये चाहे ये स्प्रेड कर जाता है, आसपास के टिश्यू में फैल सकता है, यानी कि ये चारों तरफ फैलता है। इसीलिए ये देख लीजिए आप केकड़े वाली प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए इसको क्रैब वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, द वर्ड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड क्रैब। कैंसर वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड क्रैब से डिराइव्ड किया है। क्रैब का मीनिंग होता है केकड़ा। एज ए क्रैब मूव फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। एज ए क्रैब मूव्स फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। जिस प्रकार से केकड़ा चारों तरफ फास्टली या मूव कर सकता है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से द डिजीज कैंसर, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से द डिजीज कैंसर या कैंसर बीमारी स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, उसी प्रकार से कैंसर भी चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है। और ये सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से ही क्रैब वर्ड से कैंसर वर्ड को डिराइव्ड किया गया है। तो पहला चीज आपको यही याद रखना है, द वर्ड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड क्रैब। एज ए क्रैब मूव्स फास्ट इन ऑल डायरेक्शन, सिमिलरली द डिजीज कैंसर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जिस प्रकार से केकड़ा सभी दिशाओं में मूव कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से कैंसर नामक बीमारी भी चारों दिशाओं में स्प्रेड कर सकती है। और इसी प्रॉपर्टी होने की वजह से इस क्रैब वर्ड से डिराइव्ड हुआ है वर्ड कैंसर। और इस कैंसर वर्ड को कैपिटल CA से डिनोट किया जाता है, जैसे ये लिखा हो CA प्रोस्टेट, जिस प्रकार से ये लिखा हो CA प्रोस्टेट, जिस प्रकार से लिखा हो CA लंग्स, जिस प्रकार से लिखा हो CA ब्रेस्ट, जिस प्रकार से लिखा हो CA पैनक्रियाज। तो यहां पर ये जो CA वर्ड आ रहा है,
ये CA वर्ड बेसिकली किसको डिनोट करता है? तो हम कहेंगे ये CA वर्ड बेसिकली कैंसर को डिनोट करता है। और अगर हम बात करें ये कैंसर बेसिकली किस प्रकार के ट्यूमर को कहते हैं, तो हम आंसर देंगे कि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं उन्हीं को हम कैंसर कहते हैं, उसी को हम मैलिग्नेंसी भी कहते हैं। कैंसर को ही हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंसी कहते हैं। तो किस प्रकार के ट्यूमर कैंसर होते हैं? तो आंसर जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर होते हैं, इसीलिए कैंसर को ही हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंसी कहते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? अब अगर अपन बात करें कि कैंसर बेसिकली डेवलप क्यों होता है, क्या रीजन है, कौन सी प्रोसेस है, क्या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल अबनॉर्मल होकर के डिवाइड होने लग जाती है और इतना डिवाइड होती है कि वो कैंसर के रूप में आगे जाकर के डेवलप हो जाती है। अगर हम समझना चाहें कि कैंसर बेसिकली होता किस प्रकार से है, तो हमें यहां पर कैंसर का कंसेप्ट समझना होगा। कैंसर किस प्रकार से होगा? कैंसर होने के लिए या कैंसर को समझने के लिए तीन चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि कैंसर किस प्रकार से डेवलप होगा, जिसको हमने लिखा है हेडिंग कंसेप्ट ऑफ कैंसर। तो इसमें तीन कौन कौन सी चीजें समझनी है, अभी सिर्फ नाम याद रखिएगा। पहला आपको समझनी पड़ेगी म्यूटेशन, दूसरा आपको समझनी पड़ेगी मोनोक्लोनैलिटी, तीसरा आपको समझनी पड़ेगी जीन थ्योरी। अगर ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए तो कंसेप्ट का कैंसर का वॉल कंसेप्ट आपके टिप्स पे होगा, आपको पता लगेगा कि कैंसर बेसिकली होता क्यों है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर कंसेप्ट ऑफ कैंसर की, और कंसेप्ट ऑफ कैंसर के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है म्यूटेशन। म्यूटेशन हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ कैंसर, और कंसेप्ट ऑफ कैंसर में पहला हमने लिखा है म्यूटेशन। अब देखिएगा म्यूटेशन क्या होता है। ये मान लीजिए एक सेल है, ऑब्वियसली सेल है तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी होगा। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्लियर है? ये मान लीजिए क्या है? सेल। सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और मैं आपसे कहूं कि ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो आंसर देंगे डीएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं। और अगर इस क्रोमोसोम को आप अच्छे से देखेंगे तो इस क्रोमोसोम के अंदर यहां पर छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के छोटे छोटे इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन के टुकड़े पाए जाते हैं। और ये इस क्रोमोसोम में जो छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, इन छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों को ही नाम दिया जाता है जीन। और जीन जो होते हैं बेसिकली किसके यूनिट होते हैं? डीएनए की यूनिट होते हैं। डीएनए यूनिट, यहां तक समझिएगा। ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र है। हम सिर्फ एक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम की छोटी और बड़ी भुजाएं हैं, और ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के मिलकर के बने होते हैं, ये आपको पता है। और इस क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं जीन। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि ये डीएनए किससे मिलकर के बना होगा, तो हम कहेंगे कि ये जीन या छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों से मिलकर के डीएनए बनता है। यानी डीएनए की अगर मैं कहूं कि यूनिट कौन सी होती है, किन के मिलने से डीएनए बनता है, तो हम आंसर देंगे कि जीन के मिलने से डीएनए बनता है। अब ये जो जीन होते हैं, ये वाले जीन, ये जीन एक सेल की हर चीज को डिसाइड करते हैं। ये इसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। जो काम करना है इस सेल के द्वारा वो सारे के सारा किस पे डिपेंड करता है? वो उसके जीन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? ये जीन ही डिसाइड करते हैं कि सेल की साइज क्या होगी। ये जीन ही डिसाइड करते हैं कि सेल के अंदर किस प्रकार का डिवाइडेशन होगा, यानी कि डिवीजन किस प्रकार से होगा। ये जीन ही डिसाइड करते हैं कि सेल की शेप कैसी होगी, किस आकृति की, किस संरचना की होगी।
ये जीन ही डिसाइड करते हैं कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यानी कि ये सेल कहां पर पाई जाएगी, बालों में पाई जाएगी, नेल्स में पाई जाएगी, आईज में पाई जाएगी, जीआईटी में पाई जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाएगी, किडनी में पाई जाएगी। सेल कहां पाई जाएगी, क्या इसकी आकृति होगी, कैसी इसकी संरचना होगी, ये सेल काम क्या करेगी, कौन सा काम करेगी, वो काम भी बेसिकली किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, जीन के द्वारा। यानी कि इस सेल का ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शेप, इसकी साइज, इसका फंक्शन, ये सारा डिसाइड करने वाला काम कौन करते हैं, उसका डीएनए या उसका जीन करते हैं। डीएनए करता है, डीएनए में बेसिकली यूनिट कौन है, तो ये जीन करती है। अब क्या होता है, जो हम कार्सिनोजेंस को एंगल्फ करते हैं या जो हमारा कार्सिनोजेंस के साथ हमारा बॉडी का एक्सपोजर होता है, मान लीजिए एक पर्सन है जिसके अंदर बार बार रेडिएशन हो रहा है, बार बार उसके एक्सरेज हो रहे हैं, या वो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जिससे उसकी बॉडी पे बार बार एक्सरेज गिर रहे हैं, या वो ज्यादा हीट वाले क्षेत्र में रह रहा है जहां पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज्यादा पड़ रहा है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें ज्यादा हो रही है, रेडिएशन के साथ ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, या वो ऑन्को सर्जरी या ऑन्कोलॉजी यूनिट में काम कर रहा है, बार बार वो कीमोथेरेपी बना रहा है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के साथ उस पर्सन का एक्सपोजर हो रहा है, या पर्सन 20 साल से सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट के धुएं के साथ कार्सिनोजेनिक टार जा रहा है और उसमें केमिकल जा रहे हैं जो कैंसर कोज करने वाले हैं, उसके साथ एक्सपोजर है, या वो पर्सन लंबे समय से तंबाकू खा रहा है जिसके अंदर केमिकल है जो कि कार्सिनोजेनिक है, या वो पर्सन लंबे समय से प्लास्टिक का ज्यादा यूज कर रहा है जिसके अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट है, या कोई लेडी लंबे समय से कॉस्मेटिक एजेंट का यूज में ले रही है जिसके अंदर भी कार्सिनोजेंस है। ये कार्सिनोजेंस वो एजेंट होते हैं जो कार्सिनोजेनेसिस, जो कैंसर फॉर्मेशन करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो सारे एजेंट कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। अब कोई भी एजेंट, उस एजेंट के साथ मान लीजिए इस सेल का बार बार या लगातार लंबे समय से एक्सपोजर है, कोई भी एक ऐसे एजेंट जो लगातार लंबे समय से इस सेल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ये मान लीजिए कोई कार्सिनोजेंस है जो इस सेल के कांटेक्ट में आ रहा है लगातार लंबे समय से, और कंटिन्यूअसली इस सेल के कांटेक्ट में आने की वजह से ये कार्सिनोजेंस कई बार क्या करते हैं, इस सेल के अंदर जाकर के जो इसका ये जो जीन होता है, इस जीन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जीन की जो सीक्वेंस है वो फिक्स होती है, और मान लीजिए इस कार्सिनोजेंस ने आकर के यहां वाले जीन को, इस जीन को यहां तो यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर इस जीन को, जो यहां का जीन है उस जीन को तो यहां पर शिफ्ट करवा दिया, और मान लीजिए उस जीन ने यहां, उस कार्सिनोजेंस ने इधर के जीन को यहां शिफ्ट करवा दिया, मान लीजिए उस कार्सिनोजेंस ने यहां के जीन को इधर शिफ्ट करवा दिया। यानी कि ये जो कार्सिनोजेंस आ रहे हैं जिसके साथ इस सेल का लगातार कांटेक्ट बना हुआ है, उस कार्सिनोजेंस ने आकर के अंदर की जो जीन की स्ट्रक्चर या जो जीन की एक सीक्वेंस थी, जिस सीक्वेंस में वो हमेशा रहते हैं और अपना अपना बेसिक काम करने में लगे हुए थे, वो सिर्फ अपना खुद का काम देख रहे थे, वो इस सेल का फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे, वो इस सेल के वर्क करवा रहे थे, इस सेल को मेंटेन कर रहे थे, इस सेल की स्ट्रक्चर, साइज, शेप सबका वो यहां पर क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। लेकिन उस कार्सिनोजेंस ने जाकर के क्या कर दिया कि इस सेल को डिस्टर्ब कर दिया, इस सेल के अंदर जो जीन है इस जीन को डिस्टर्ब करके इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया, और जीन की सीक्वेंस के अंदर चेंजेज हो जाना, उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है परमानेंट, म्यूटेशन का मतलब होता है परमानेंट चेंजेस इन द बेसिक सीक्वेंस ऑफ जीन या डीएनए। डीएनए में चेंजेस ला देना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये बेसिक सीक्वेंस थी जीन की, उस जीन की बेसिक सीक्वेंस के अंदर परमानेंटली चेंजेस कर देना, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, उसको खत्म कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये चीज कहलाती है म्यूटेशन। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये कार्सिनोजेंस आ रहा था, जो ये एजेंट आ रहा था, उसने यहां पर आकर के जीन को डिस्टर्ब कर दिया, जीन की सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया। जीन की सीक्वेंस का डिस्टर्ब हो जाना ही, उसी को हमने लिखा है म्यूटेशन। अब अगर हम बात करें, यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। म्यूटेशन का सिंपल मीनिंग है
कि जीन की सीक्वेंस को चेंज कर देना। अब ये म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आंसर देंगे म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लीथल म्यूटेशन, एक होता है लीथल म्यूटेशन, और दूसरा म्यूटेशन जो होता है उसको कहा जाता है नॉन लीथल म्यूटेशन। एक होता है लीथल म्यूटेशन, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन थी। दूसरा होता है नॉन लीथल म्यूटेशन। नॉन लीथल म्यूटेशन, यहां लीथल वर्ड का मीनिंग होता है घातक, और नॉन लीथल का मीनिंग होता है कम घातक। यहां समझिए, म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीथल म्यूटेशन, घातक म्यूटेशन, और दूसरा है नॉन लीथल म्यूटेशन। अगर हम बात करें यहां पर लीथल और नॉन लीथल, ये मान लीजिए अपन ने अभी बात की थी, यहां पर सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अपन ने बात की थी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर अपन ने बात की कि यहां पर डीएनए होते हैं, सॉरी जीन होते हैं, डीएनए का बना हुआ क्रोमोसोम है। और इसके अंदर अपन ने बात की कि कुछ चेंजेज हो जाना, उसको हमने लिखा है म्यूटेशन। म्यूटेशन का सिंपल मीनिंग अपन ने डिस्कस की थी कि जीन की जो बेसिक सीक्वेंस है उसका डिस्टर्ब हो जाना। अगर हम बात करें, म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीथल, और दूसरा टाइप का जो होता है उसको अपन ने लिखा था नॉन लीथल। लीथल और नॉन लीथल म्यूटेशन। अब लीथल का मीनिंग होता है घातक म्यूटेशन। अगर यहां पर इतना ज्यादा एक्सपोजर हो इस सेल का, और वो जो यहां पर एजेंट आ रहा है वो आकर के इसके जीनोम को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दे, खत्म कर दे, इसके जीन को ही खत्म करने लग जाए, इस सेल को इतना प्रभावित करे, इतना प्रभावित करे कि वो म्यूटेशन इस सेल के लिए घातक हो जाए, और सेल के लिए घातक होने की वजह से ये सेल खुद ही खत्म हो जाए। अब यहां पर देखिए, घातक म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक म्यूटेशन था जिसने जाकर के जीन को ही खत्म कर दिया, और जीन को खत्म होने से ये सेल क्या हो गई, ये सेल खुद ही खत्म हो गई। और सेल के खुद के खत्म होने से यहां पर जो बीमारियां होती है वो बीमारियां कहलाती है डेस्ट्रक्टिव डिजीज। सेल का क्या हो रहा है, डेस्ट्रक्शन हो रहा है, और डेस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डेस्ट्रक्टिव डिजीज हो रही है। क्लियर है? देखिए, जिस प्रकार से आपने सुना होगा एच पाइलोराई, एच पाइलोराई जो है वो एच पाइलोराई जाकर के भी वैसे बेसिकली म्यूटेशन कोज करता है। और मान लीजिए यहां पर ये जीआईटी की जो म्यूकोसा है उसकी सेल है, उसकी सेल को जाकर के एच पाइलोराई यहां पर लीथल म्यूटेशन कर रहा हो और इस सेल को यहां पर खत्म करने लग जाए, तो यहां इस पे अल्सर बनने लग जाएंगे। यहां पर जो अल्सर बनेगा, जहां यहां पर जो अंदर की लेयर या म्यूकोसा के अंदर जो इरोजन होगा, यहां पर अल्सर बनेगा, उसको अपन क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। तो वो वहां पर क्या हो रहा है, डेस्ट्रक्शन हो रहा है, सेल खत्म हो रही है, और सेल के खत्म होने से इस प्रकार की जो डिजीज होती है वो क्या कहलाती है, डेस्ट्रक्टिव डिजीज कहलाती है। तो लीथल म्यूटेशन होना बीमारी तो करेगा, वो कैंसर नहीं करेगा, वो डेस्ट्रक्टिव डिजीज करेगा, जिसमें सेल खुद ब्रस्ट आउट हो जाती है, सेल खुद खत्म हो जाती है, और सेल के डेस्ट्रक्शन से जो डिजीज होती है वो कहलाती है डेस्ट्रक्टिव डिजीज। लेकिन अगर हम बात करें, यहां पर देखिएगा दोस्तों, सेल यहां पर इतनी प्रभावित ना हो, सेल यहां पर इतनी प्रभावित ना हो और सेल का डेस्ट्रक्शन ना हो, नॉन लीथल म्यूटेशन, नॉन लीथल का मीनिंग क्या है, कम घातक। यहां पर कम घातक म्यूटेशन हो, और कम घातक म्यूटेशन के अंदर सेल कंप्लीटली खत्म नहीं होगी, सेल के कुछ फंक्शन जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे यहां पर ये नॉन लीथल म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से जीन की सीक्वेंस है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और चेंज होने पर आगे हम पढ़ेंगे उस जीन के बारे में भी, इस प्रकार के चेंजेज हुए। और मान लीजिए इसमें कोई जीन था जो सेल का डिवीजन करवाता था, और मान लीजिए ये एक जीन है, इस जीन के द्वारा सेल का डिवीजन करवाया जाता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है, एक सेल से दो सेल बनाई जाती है। अब इस नॉन लीथल म्यूटेशन में ये जीन कुछ इस प्रकार से डिस्टर्ब हो गया
कि इसने अपने एक्सीलरेटर पे उस अपनी स्पीड बढ़ा ली, और मान लीजिए एक सेल से जनरली जब डिवीजन होता है तो कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती है। एक सेल से कितनी, 2 सेल। लेकिन यहां पर नॉन लिथल म्यूटेशन में ये जीन इतना डिस्टर्ब हो गया कि ये यहां पर भूल गया है कि एक सेल से कितनी सेल बनानी है, तो 2 की बजाय मान लीजिए इसने 10 सेल बनाना शुरू कर दिया। ये एक सेल डिस्टर्ब हुई, और इस एक सेल के डिस्टर्ब होने की वजह से एक सेल से 10 सेल, और ये एक सेल से 10 सेल बनना क्या नॉर्मल है, तो हम आंसर देंगे अब नॉर्मल है। और ये जो 10 सेल बन रही है, अब इसमें भी जो ये जीन आ रहा है, इसकी जो मैटरनल सेल से जो जीन आ रहा है, वो जीन तो इसमें भी डिस्टर्ब ही मिलेगा। तो अब इस एक सेल से फिर 10 सेल बनेगी, इस एक सेल से फिर 10 सेल बनेगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस एक सेल के जीनोम के डिस्टर्ब होने से, मान लीजिए यहां हमने 10 सेल की बात की, हो सकता है इससे 100 सेल बने। उन 100 सेल से सर हो सकता है आगे जाकर के 10,000 सेल बने। 10,000 सेल जब डिवाइड होगी तो हो सकता है 1,00,000 सेल बने, और 1,00,000 सेल जब बनेगी तो उससे हो सकता है करोड़ों सेल बन जाए। तो इस प्रकार की जब डिस्टर्ब सेल इस प्रकार से मल्टीप्लाई होने लग जाएगी, तो आप बताएं इस टिश्यू के अंदर ये जो ग्रोथ है वो धीरे होगी या फास्ट हो जाएगी? क्योंकि इतना ज्यादा रैपिड इसके अंदर डिवीजन होगा तो ये ग्रोथ एकदम से क्या होगी, ब्रस्ट आउट होगी, एकदम से अचानक से इसकी वृद्धि और इसकी जो ग्रोथ है या इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से ये अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी। अबनॉर्मल ग्रोथ ही क्या करेगी, आगे जाकर के ट्यूमर, या उसी को हम कह सकते हैं, या आगे जाकर के मैलिग्नेंसी या कैंसर कोज करेगी। तो पहला एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा है म्यूटेशन होना। यहां पर अपन ने बात की थी म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर सिंपल थिंग थी कि जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है, उस डीएनए के अंदर वो बेसिकली किससे, जीन से मिलकर के बना होता है। ये जीन ही होते हैं जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन की सेल कहां पाई जाएगी, सेल की साइज और शेप, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर, उसकी आकृति और उसके फंक्शन डिसाइड करते हैं। यानी सारा कुछ इस सेल का फ्यूचर डिसाइड करने वाले ये जीन होते हैं, और इन जीन की सीक्वेंस फिक्स होती है, और हर जीन का पर्टिकुलर काम होता है। अब अगर अपन बात करें किसी भी एजेंट का इस सेल के साथ लंबे समय तक एक्सपोजर हो, और वो हानिकारक एजेंट जाकर के इस जीन की जो इस बेसिक सीक्वेंस है उसमें परमानेंट चेंजेज कर दें, तो परमानेंट चेंजेज इन द बेसिक सीक्वेंस ऑफ जीन और डीएनए ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेशन 2 प्रकार के होते हैं। अगर कम घातक म्यूटेशन हो, सॉरी घातक म्यूटेशन या लीथल म्यूटेशन हो, तो जिसमें सेल खुद डेस्ट्रॉय हो जाती है, और सेल के खत्म होने से जो बीमारियां होती है वो डेस्ट्रक्टिव डिजीज कहलाती है। और जो म्यूटेशन है वो कम घातक हो, नॉन लिथल म्यूटेशन, और नॉन लिथल म्यूटेशन के अंदर सेल जो है वो खुद खत्म नहीं होगी, बल्कि सेल का डिवीजन इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, और सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन या सेल यहां पर अबनॉर्मल रूप से प्रोलिफरेट होने लग जाए, डिवाइड होने लग जाए, तो अचानक से कहीं ना कहीं वृद्धि या ग्रोथ होने लग जाएगी। जिस सेल के अंदर म्यूटेशन हुआ है वो सेल, वो एक सेल आगे जाकर के एक ट्यूमर के रूप में या कैंसर के रूप में डेवलप हो जाती है। तो अगर हम बात करें म्यूटेशन में भी कौन सा म्यूटेशन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो हम आंसर देंगे नॉन लीथल या कम घातक म्यूटेशन जो होता है वो बेसिकली कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक चीज समझ में आई क्या? अरे बोलो यस और नो। उसके बाद में देखिएगा सेकंड अपन ने यहां पर, ये तो अपन ने पहला पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा है म्यूटेशन, जिसके अंदर जीन की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, एक्सपोजर होना किसी कार्सिनोजेंस के साथ, उसकी वजह से। 2 प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, एक होते हैं लीथल म्यूटेशन जिसमें सेल डेस्ट्रॉय हो जाती है, और सेल के डेस्ट्रॉय होने से डेस्ट्रक्टिव डिजीज कहलाती है, होने वाली बीमारियां। दूसरा नॉन लीथल म्यूटेशन जिसके अंदर सेल के अंदर जो उसका डिवीजन करने वाले जीन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उन जीन के डिस्टर्ब होने से सेल का अबनॉर्मल डिवीजन या अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, जिसमें एक सेल से हजारों लाखों सेल बनने लग जाती है, और वो एक सेल आगे जाकर के एक ट्यूमर या कैंसर के रूप में डेवलप हो सकता है। दूसरा है मोनोक्लोनलिटी। अगर हम बात करें कि ये मोनोक्लोनलिटी क्या होती है, तो यहां पर देख लीजिए, ये एक रिंग बना रहा हूं मैं, सॉरी। अगर हम बात करें मोनोक्लोनलिटी, ये मान लीजिए एक टिश्यू है, ये टिश्यू की मान लीजिए हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं जिसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर खूब सारी सेल है।
ये खूब सारी सेल है। अब कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट है, मान लीजिए अपन बात करें ये ओरल म्यूकोसा का टिश्यू है, ये ओरल म्यूकोसा का टिश्यू है, ये बकल कैविटी है और इसके अंदर ओरल म्यूकोसा का ये मान लीजिए टिश्यू है। और ये व्यक्ति मान लीजिए एक पर्सन है जो लगातार पिछले 20 साल से क्या कर रहा है, तंबाकू खा रहा है। और तंबाकू के अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं। वो केमिकल्स या कार्सिनोजेनिक एजेंट है जो मान लीजिए आकर के यहां पर लगातार 20 साल से वो पर्सन एंगल्प कर रहा है। तो इस बकल म्यूकोसा की या ओरल कैविटी की जो ये लेयर है, उस लेयर के साथ वो तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला कार्सिनोजेनिक जो एजेंट है वो रन कर रहा है। तो इन सेल का एक्सपोजर उसके साथ हो रहा है। एक्सपोजर होने के बाद में देखिएगा, एक पर्सन है जिसका ये ओरल म्यूकोसा, उसका ये एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अंदर पर्सन 20 साल से तंबाकू का सेवन कर रहा है, यानी कि तंबाकू में पाए जाने वाले कार्सिनोजेनिक जो एजेंट या जो केमिकल्स है वो लगातार इस बकल म्यूकोसा के अंदर तंबाकू चबाते वक्त उसके मुंह में है। तो ये जो यहां पर जो लेयर है ये लगातार उसके कांटेक्ट में आ रही है, यानी कि उस केमिकल के साथ एक्सपोजर हो रहा है। और एक दिन मान लीजिए किसी भी वजह से इस पर्सन के मुंह में यहां पर कोई अल्सर या यहां पर कोई घाव हो गया, यहां पर मान लीजिए अल्सर या घाव हो गया, और घाव होने की वजह से जो ये केमिकल या एजेंट आ रहा था वो इस घाव के अंदर भी आ रहा है, और घाव के अंदर आने की वजह से मान लीजिए इस सेल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। इस सेल के साथ ये जो है केमिकल जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है, और जैसे ही कांटेक्ट में आया इस सेल के अंदर उस केमिकल ने आकर के यहां पर क्या कर दिया, कुछ म्यूटेशन कर दिया, कुछ चेंजेज कर दिया। अब इस सेल में नॉन लीथल म्यूटेशन हुआ, चेंजेज हुआ है, और अब ये सेल क्या करेगी, अब नॉर्मली प्रोलिफरेट होना शुरू कर देगी। इस सेल में इस प्रकार से यहां पर म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये सेल अब यहां पर क्या करेगी, अब नॉर्मली यहां पर प्रोलिफरेट हो जाएगी, डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। अब इस एक सेल के अंदर डिवीजन होना शुरू हो गया, और एक सेल हमें पता है इतना डिवाइड हो सकती है कि वो एक सेल ही आगे जाकर के एक ट्यूमर के रूप में डेवलप हो सकती है। अब इसमें आप देखिएगा कि यहां पर सारी की सारी सेल में डिवीजन हो रहा है या सिर्फ उसी सेल में डिवीजन हो रहा है जिसके अंदर उस केमिकल ने जाकर के प्रभावित किया है उस सेल को। क्या ये पूरा टिश्यू प्रभावित हुआ है, या क्या इस पूरे टिश्यू में डिवीजन अबनॉर्मल हुआ है, या सिर्फ उसी में डिवीजन अबनॉर्मल हुआ है जो सेल उस केमिकल कार्सिनोजेंस की वजह से प्रभावित हुई है? तो हम आंसर देंगे कि इसमें सिर्फ उसी सेल में डिवीजन हो रहा है, उसी सेल में प्रोलिफरेशन हो रहा है जो सेल उस केमिकल कार्सिनोजेंस की वजह से प्रभावित हुआ है। तो इसको हम कहेंगे मोनोक्लोनैलिटी। मोनो मीन्स सिंगल, वही सेल यहां पर डिवाइड हो रही है, वही सेल यहां पर विभाजित हो रही है जो सेल यहां पर प्रभावित हुई है। तो सिर्फ सिंगल सेल प्रभावित जो हुई है वही डिवाइड हो रही है, तो उसके लिए अपन ने लिखा है मोनो। और मोनो के साथ साथ उसके क्या हो रहे हैं, एक सेल जो प्रभावित हो रही है उसके बहुत सारे क्लोन बन रहे हैं, बहुत सारी उसकी बेटियां बेटा डेवलप हो रहे हैं। वो सेल डिवाइड हो रही है और उसके जैसी खूब सारी क्लोन बन रहे हैं, तो उसको हमने लिखा है मोनोक्लोनैलिटी। यानी कि हम कहते हैं कि जब कैंसर डेवलप होता है तो कैंसर डेवलप के अंदर हमें पता है कि सेल का अबनॉर्मल डिवीजन होता है। तो सेल के अबनॉर्मल डिवीजन के अंदर मान लीजिए एक टिश्यू है, तो वो पूरा का पूरा टिश्यू अबनॉर्मल डिवाइड नहीं होता है, उस टिश्यू में से भी सिर्फ वही सेल अबनॉर्मल प्रोलिफरेट होती है जो सेल किसी कार्सिनोजेनिक एजेंट या कैंसर कोज करने वाले एजेंट से प्रभावित होती है, वो सेल अबनॉर्मली डिवाइड होती है। बाकी जो टिश्यू है वो क्या करता है, अपना नॉर्मल फंक्शन करता है। इसीलिए तो अपन ने उसकी डेफिनेशन में लिखा था ट्यूमर में, ट्यूमर डिफाइन एज ए abnormal mass of tissue, the growth which exceed and uncoordinate with that of normal tissue। वो नॉर्मल टिश्यू के साथ जो ग्रोथ होती है वो एक्सिड तेज गति से और अनकंट्रोल्ड होती है, अनकोऑर्डिनेटेड। इसके साथ क्या कोऑर्डिनेट कर रही है, ये देखिए अबनॉर्मल डिवाइड हो रही है, बाकी सारा टिश्यू नॉर्मल है। एंड द ग्रोथ परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। अब मान लीजिए वहां पर वो गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहा था, बकल म्यूकोसा में इस प्रकार के चेंजेज हो गए कि यहां पर डिवीजन शुरू हो गया। अब वो पर्सन अगले दिन कह लें कि मैं तो अब तंबाकू खाऊंगा ही नहीं। अब अगर वो तंबाकू ना भी खाएं तो क्या कोई फायदा है? जब नहीं खाना था तब तो खाया, डिवीजन शुरू हो गया, ट्यूमर डेवलप हो गया। अब अगर वो खाना बंद भी कर लें तो ये ग्रोथ रुकेगी नहीं, ये ग्रोथ परसिस्ट करेगी। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्तों, ये गुटखा तंबाकू सिगरेट एल्कोहल ये सारा का सारा छोड़ दीजिएगा, वरना कहीं पर भी जाकर के ऑन्को सर्जरी वार्ड में एक बार राउंड कर लीजिएगा और बकल म्यूकोसा के और जितने भी डिफरेंट टाइप के कैंसर है
उन पेशेंट से मिलिएगा और उनकी हिस्ट्री लिएगा, आपको पता लग जाएगा कि तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल कितना ज्यादा खतरनाक है और क्यों इंडिया में कैंसर इतना प्रोग्रेस कर रहा है, रैपिडली क्यों अपने पांव पसार रहा है। क्योंकि हम पूरे के पूरे दिन क्या डाल लिया, क्लास में भी बैठे हैं तो पीछे सिगरेट पी के, मधु सुपारी, चुटकी, पान, गुटखा, तंबाकू, मिराज, हेलीकॉप्टर, खैनी, ये वो राफेल, क्या है ये? अपने आप की मौत को बुलावा देना है। क्लियर है? तो पहला अपन ने पढ़ा म्यूटेशन, दूसरा अपन ने लिखा है इसमें क्या होता है, मोनोक्लोनलिटी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें इसके बाद में, ये अपन ने बात की है कि ये मोनोक्लोनलिटी वाला पैटर्न फॉलो करता है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, थर्ड लिखा अपन ने जीन थ्योरी। अब हम जीन थ्योरी को समझें कि कौन कौन से जीन होते हैं जो कैंसर कोज करने के लिए उत्तरदायी, या कौन कौन से ऐसे जीन हैं जो कैंसर कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये मान लीजिए एक सेल है, सेल की सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या है, तो हम आंसर देंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ये मान लीजिए हम एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं और एक क्रोमोसोम के अंदर हम यहां पे बात कर रहे हैं दो जीन की। एक यहां पर मैं रेड कलर में जीन दर्शा रहा हूं और एक यहां पर मैं पर्पल कलर में। ये एक जीन होता है जिसको कहा जाता है ट्यूमर सप्रेशर जीन। और यहां पर एक ये जो रेड कलर में मैंने जीन दिखाया है, इस जीन का नाम होता है प्रोटो ऑन्कोजीन। ये दो जीन होते हैं हमारी बॉडी में हर सेल के पास। ये दो जीन होते हैं, इन दो जीनों का नाम है, देखिए वैसे और भी होंगे लेकिन हम सिर्फ दो जीन की बात कर रहे हैं जो कैंसर के लिए समझने के लिए जरूरी है। एक जीन है जिसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन और दूसरा जीन है जिसका नाम है ट्यूमर सप्रेशर जीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है, ये जीन तो जो है वो क्या है, डिवीजन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए। यानी ये एक सेल से दो सेल बनाने के लिए काम में आता है। एक सेल से कितनी सेल, दो सेल, दो सेल से कितनी सेल, चार सेल। यानी ये तो सेल को डिवाइड करवाने का काम करता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल। और ट्यूमर सप्रेशर, ये ट्यूमर सप्रेशर को आप समझे, ये ब्रेक है, वो तो है एक्सीलरेटर, रेस स्पीड बढ़ाने वाला, डिवाइड करवाने वाला, और ये ट्यूमर सप्रेशर ये रोकने वाला। ये दोनों कोऑर्डिनेट काम करते हैं। जैसे एक व्हीकल है उसको 60 की स्पीड में चलाना है तो उसके लिए हमें उसकी एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों बराबर काम करने चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पे भी गलती से भी एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया और अगर उसकी स्पीड को आप देख रहे हैं कंट्रोल करना है तो आपको किसको काम में लेना पड़ेगा, ब्रेक को काम में लेना पड़ेगा। अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या उसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या खाली ब्रेक लगा के रख दें तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो एक्सीलरेटर और ब्रेक का कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना जरूरी है। इन दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। प्रोटो ऑन्कोजीन डिवीजन करता है, नॉर्मल बनाए रखता है, और ट्यूमर सप्रेशन जीन इसको कंट्रोल करता है कि कहीं ज्यादा नहीं हो जाए, कहीं कम डिवाइड नहीं हो जाए, उसको एक वे में बनाए रखता है। अब क्या होता है कि जब ये कार्सिनोजेनिक एजेंट आते हैं, जब ऐसे एजेंट जो जाकर के म्यूटेशन कोज करते हैं, तो वो म्यूटेशन कोज जब करते हैं तो वो म्यूटेशन में क्या करते हैं, इस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑन्कोजीन में। और प्रोटो ऑन्कोजीन का म्यूटेशन होकर के ऑन्कोजीन में कन्वर्जन हो गया। ये प्रोटो ऑन्कोजीन जिस स्पीड से सेल को डिवाइड करते हैं उससे ये कम से कम 1000 गुना ज्यादा स्पीड से डिवीजन करवाता है ऑन्कोजीन। यानी कि अगर एक सेल से दो सेल बनाने का काम करवाता है प्रोटो ऑन्कोजीन, तो ये ऑन्कोजीन एक सेल से 2000 सेल बनवाने का काम करता है। यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन है,
जो सेल डिवीजन करवाता है एक सेल से 2 सेल बना के। लेकिन अगर गलती से भी ये एजेंट कोई आकर के इस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे, तो ये ऑन्कोजीन जो होता है वो प्रोटो ऑन्कोजीन से 1000 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है। यानी कि ये जब एक सेल से 2 बना सकता है तो ये एक सेल से 2000 सेल बना सकता है। तो एक तो वो जीन वो जो एजेंट है वो आकर के इस प्रोटो ऑन्कोजीन को डिस्टर्ब करके ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्रोलिफरेशन की स्पीड कम कर देता है या बढ़ा देता है। ये प्रोलिफरेशन की स्पीड को इतना फास्ट कर देता है, इतना रैपिड कर देता है कि उसके बाद उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। उसी दौरान यहां पर ब्रेक का काम कौन करता है? ट्यूमर सप्रेशर जीन। वही एजेंट आकर के इस ट्यूमर सप्रेशर जीन को खत्म कर देते हैं, इसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब आप देखिएगा, एक तरफ से आपने प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करके एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया है, स्पीड बढ़ा दी है। दूसरी तरफ से उसी दौरान गाड़ी का ब्रेक भी फेल कर दिया है। ये जो कंट्रोल करने वाला था ये भी खत्म हो गया है। तो ब्रेक फेल हो गया और एक्सीलरेटर पे आपने पैर रख दिया, स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी? अरे दोस्तों, ऐसी कंडीशन जिस दौरान गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए और एक्सीलरेटर पे पूरा पैर दबा दिया जाए तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इतना रैपिड ये सेल डिवाइड होगी कि ये एक ही सेल आगे जाकर के किसके रूप में डेवलप हो जाएगी? ये एक ही सेल आगे जाकर के एक ट्यूमर के रूप में डेवलप हो सकती है, क्योंकि इसका प्रोलिफरेशन क्या हो जाएगा? अबनॉर्मल हो जाएगा। ये 3 कंसेप्ट अपन ने यहां पे पढ़े हैं। एक तो जीन थ्योरी पढ़ी जिसमें प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कार्सिनोजेनिक एजेंट आते हैं वो इसका म्यूटेशन कर देते हैं, साथ ही साथ ट्यूमर सप्रेशर जीन को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था इसके अंदर मोनोक्लोनलिटी, जो सेल डिस्टर्ब होती है उसी के क्लोन बनते हैं। और एक अपन ने पढ़ा है म्यूटेशन, जिसका बेसिक मीनिंग होता है जीन की बेसिक सीक्वेंस में परमानेंट चेंजेस ला देना। अगर हम बात करें आज की क्लास को समराइज करने की कोशिश करें तो एक बार सुपरफिशियली इसको रिव्यू कर रहे हैं। देखिएगा, अपन ने इस लेक्चर को स्टार्ट किया है ऑन्कोलॉजी को स्टार्ट करके। अपन ने सबसे पहले बात की है कि ऑन्कोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें ऑन्कोज वर्ड जिसका मीनिंग होता है ट्यूमर और लोगस मीन्स स्टडी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ट्यूमर की स्टडी की जाती है, न्यूप्लाज्म की स्टडी की जाती है, न्यू ग्रोथ की स्टडी की जाती है, उसी को हम ऑन्कोलॉजी, उसी को हम अर्बुद विज्ञान, उसी को हम कैंसर विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी नेक्स्ट कि इस ऑन्कोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा एक अमेरिकन फिजिशियन जिसका नाम था बीजे कैनेडी, जिसने सबसे ज्यादा वर्क किया, और उस बीजे कैनेडी को ही नाम दिया गया फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की थी वर्ल्ड कैंसर डे। हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की नियोप्लेजिया, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें नियोप्लाज्म की, ट्यूमर की या न्यू ग्रोथ की स्टडी करते हैं, वो नियोप्लेजिया कहलाता है। और हमने बात की थी कि नियोप्लेजिया में नियोप्लाज्म की स्टडी करते हैं, जो 2 वर्ड से मिलकर के बना है। नियो मीन्स न्यू, प्लाज्म मीन्स ग्रोथ। नियोप्लाज्म का मीनिंग होता है न्यू ग्रोथ। उसके बाद में अपन ने बात की कि नियोप्लाज्म और ट्यूमर किसको कहते हैं, तो अपन ने लिखा था ट्यूमर डिफाइन एज ए abnormal mass of tissue, टिश्यू का abnormal mass, the growth which exceed, जो ग्रोथ होती है वो एक्सीड होती है, एंड अनकोऑर्डिनेटेड विथ दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यू, जो कि नॉर्मल आसपास के टिश्यू के साथ टिश्यू की ग्रोथ से ज्यादा होती है, अनकोऑर्डिनेटेड होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। और देन अपन ने लिखा है द ग्रोथ परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई विच कॉज नियोप्लाज्म, और जिस स्टिमुलाई की वजह से नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ या ट्यूमर होना शुरू हुआ है, अब उसको हटा भी दिया जाए तो भी ग्रोथ रुकती नहीं है, परसिस्ट करती है। यानी ऐसी अबनॉर्मल ग्रोथ जो कि आसपास के टिश्यू से कोऑर्डिनेट नहीं करती हो, अनकंट्रोल्ड होती हो, और स्टिमुलाई के हटाने के बाद में भी नहीं रुकती है। कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ऐसी होने वाली ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म ट्यूमर या न्यू ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की ट्यूमर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। अगर अपन बात करें बिनाइन ट्यूमर, इसको हम कहते हैं इनोसेंट, मासूम, काइंड यानी दयालु और हार्मलेस ट्यूमर, जबकि मैलिग्नेंट को बैड और हार्मफुल ट्यूमर कहा जाता है। अगर हम बात करें बिनाइन ट्यूमर जनरली ज्यादा होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कम होते हैं। लेकिन सीवियरिटी की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर जितने भी होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर कहलाते हैं। फिर अपन ने बात की थी बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होते हैं, इसमें आसपास के टिश्यू में फैलने की यानी कि इन्वेजन की या स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर कहलाते हैं, ये
नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं और आसपास के टिश्यू में और एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड या मेटास्टेसिस होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर कहलाते हैं। जितने भी कैंसर होते हैं वो ट्यूमर जरूर होते हैं, लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट है तो वो कैंसर है, बिनाइन है तो वो कैंसर नहीं है। उसके बाद में अपन ने बात की कि कैंसर या मैलिग्नेंसी क्या है, तो हमने बात की कि द वर्ड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। कैंसर वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें अपन ने लिखा था क्रैब। क्रैब मीन्स केकड़ा। जिस प्रकार से एक केकड़ा चारों दिशाओं में फास्ट मूव कर सकता है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से द डिजीज बीमारी कैंसर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, उसी प्रकार से कैंसर भी सभी दिशाओं में फैल सकता है। यह सिमिलरिटी होने की वजह से ही कैंसर वर्ड क्रैब वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। उसके बाद में अपन ने लिखा था कंसेप्ट ऑफ कैंसर, जिसमें अपन ने 3 चीजें की। एक तो जीन की सीक्वेंस का परमानेंट चेंज हो जाना, म्यूटेशन। 2 म्यूटेशन होते हैं, लीथल और नॉन लीथल। लीथल म्यूटेशन में सेल डेस्ट्रॉय हो जाती है, डेस्ट्रक्टिव डिजीज करती है, जबकि नॉन लीथल म्यूटेशन के अंदर सेल क्या होती है, उसके अंदर प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है और वो कैंसर कोज करती है। उसके बाद में सेकंड अपन ने लिखा मोनोक्लोनलिटी, इसमें जो सेल कार्सिनोजेनिक एजेंट से अफेक्ट होती है उसी सेल के क्लोन बनते हैं, सारी सेल या सारे टिश्यू के क्लोन नहीं बनते हैं। तीसरा अपन ने लिखा है इसमें जीन थ्योरी, जिसमें अपन ने बात की है कि जब भी कार्सिनोजेनिक एजेंट आते हैं तो वो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होता है, जिसका नाम है प्रोटो-ऑन्कोजीन, उस जीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि 1000 गुना ज्यादा डिवीजन बढ़ा देता है। और साथ ही साथ जो ब्रेक होता है ट्यूमर सप्रेशर जीन, उस जीन का डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सेल का प्रोलिफरेशन अबनॉर्मल हो जाता है और वो आगे जाकर के कैंसर के रूप में डेवलप हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।